वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में 7 डिफरेंसेस हैं जो इस वीडियो के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो मेन बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहली बात तो ये है कि ड्राई कौन होता है। चेक में हमेशा जो चेक ड्रॉ किया जाता है वो एक स्पेसिफाइड बैंकर पे किया जाता है, तो इसमें ड्राई हमेशा एक बैंकर होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी पर्सन पे ड्रॉ किया जा सकता है, इंक्लूडिंग अ बैंकर, यानी बैंकर पे भी हो सकता है, बैंकर के अलावा भी हो सकता है। फिर पेएबल ऑन डिमांड, चेक जो है वो सिर्फ पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और पेएबल ऑन आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। फिर पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड, ऐसा चेक इशू किया जा सकता है, अलाउड है, वैलिड होगा, जबकि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना प्रोहिबिटेड है अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, आई थिंक प्रिसाइजली सेक्शन 35 है। एक्सेप्टेंस, चेक में ड्राई की तरफ से एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बैंक को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। जो चेक है वो देखें वो प्रिंट करके ही किसने दिया हुआ होता है, बैंक ने दिया हुआ होता है। तो एक किस्म की उनकी तरफ से ये जो है ना कह लें कि चीज़ आई भी होती है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी वो पेमेंट करने के तभी लायबल होते हैं जब अकाउंट में पैसे भी हों, अगर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो वो पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होते। तो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट चेक में नहीं होता, जबकि चेक के अलावा जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें एक्सेप्टेंस बाय ड्राई रिक्वायर्ड होती है और तभी उसको उसकी लायबिलिटी राइज होती है। चेक के ऊपर कोई स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं होती, जो पोस्ट ऑफिस से स्टैंप्स मिलती हैं, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के ऊपर स्टैंप्स लगती हैं, दोनों पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी, प्रॉमिसरी नोट पे भी। जितनी ज़्यादा वैल्यू की का इंस्ट्रूमेंट होता है उस हिसाब से उतनी ज़्यादा अमाउंट की स्टैंप्स लगानी होती हैं। इक्वल टू वैल्यू नहीं, यानी अगर जैसे जो है इसमें वहाँ पे चार्जेस का शेड्यूल होगा लॉ के अंदर, तो वो इस तरीके से होता है कि जी अगर आपका 10,000 रुपीज़ तक का इंस्ट्रूमेंट है तो आपने 10 रुपये की स्टैंप्स लगानी है, अगर 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक का है तो आपने 50 रुपये की लगानी है। इस तरह से करके वो स्टैंप लगानी होती है। इस तरह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है किस्म का। ये भी गवर्नमेंट के लिए जो है ना टैक्स की तरह पैसे अर्न करने का एक तरीका होता है स्टैंप। फिर क्रॉसिंग फॉर सेफ्टी, चेक को तो क्रॉस किया जा सकता है, चेक के ऊपर 2 लाइंस लगाई जाती हैं, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग वगैरह की जाती है, जिससे ये सेफ्टी अराइज होती है। सेफ्टी क्या अराइज होती है कि भी जिस पर्सन को पेमेंट की जा रही होती है उस पर्सन को ट्रेस किया जा सकता है कि पेई जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो कौन पर्सन था। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर स्टॉपिंग द पेमेंट, इसे टेक्निकली हम कहते हैं काउंटरमेंडिंग द पेमेंट। तो चेक की पेमेंट जो है वो ड्रॉर स्टॉप करवा सकता है, काउंटरमेंड करवा सकता है। यानी एक चेक इशू किया और बाद में आपको कोई उसमें इशू लगता है उसकी पेमेंट करने में, तो आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई चेक नंबर दिस, जो भी नंबर है उसका बता दें कि ये मैंने इशू तो किया हुआ है लेकिन आप इसकी पेमेंट ना कीजिएगा। तो बैंक फिर उसकी पेमेंट नहीं करेगा, बैंक को रिफ्यूज़ कर देगा। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रार जो है वो बिल की पेमेंट को काउंटरमैंड नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमें ये पर्सपेक्टिव जहन में रखना होगा। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, ये आपके जहन में होने चाहिए, इससे क्लैरिटी मिलेगी आपको चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लेकिन ये कि फ़र्क है दोनों में, चेक में और अदर बिल ऑफ एक्सचेंजेस में, तो वो डिफरेंसेस यहाँ से आपको क्लियर होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।